हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, लोकस एकेडमी कोचिंग सेंटर बेगूसराय में पुनः आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आज के लेक्चर में हम वहां से आगे प्रोसीड करेंगे जहां हम पिछले क्लास में वीडियो को रोक दिए थे। पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था सबसे लास्ट में वो पढ़ाया गया था डिफरेंस किसके किसके बीच। तो इसका जवाब होगा चार्ज और मास के बीच। तो वो डिफरेंस आपको समझाया गया और उसी दिन ये जिक्र कर दिया गया कि जब कभी हम लोग मिलेंगे तो वहां पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो हम हेडिंग डालते हैं, इसको जरा समझिएगा। हम यहाँ पे जो है ना कूलम्ब्स लॉ से कंसर्न जो भी बात है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बोर्ड के ऊपर हम फिर उस चीज को मेंशन करेंगे और वो सारी जो भी बात होगा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, जो भी बात बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा वो सारा बात अपने नोट में आप मेंशन कर लीजिएगा, जिससे जब कभी भी हम लोग आगे मिलेंगे तो आगे की बात आप आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम कूलम्ब्स लॉ। जरा ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स बेसिकली सबसे पहले दो चार्ज के बीच कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज हम लोग किसको बोलेंगे, थोड़ा सा इसको समझिए। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ध्यान सुनिएगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो अगर कहीं ना कहीं बड़ा हो, किसके कंपैरिजन में, बोलेंगे पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में। मतलब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस बड़ा हो दो पॉइंट चार्ज के बीच तो हम लोग बोलेंगे वो जो चार्ज है ना वो चार्ज कौन सा होगा, पॉइंट चार्ज। और वही अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, दो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक चार्ज इस तरफ है एक चार्ज इस तरफ है, दो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों के डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में अगर छोटा नहीं हो तो उस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो पॉइंट चार्ज आप समझ ही गए होंगे कि पॉइंट चार्ज हम लोग उस चार्ज को बोलते हैं जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो जो चार्ज है वो कैसा दिखता है, हमको छोटा, इसलिए उस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो कूलम्ब्स लॉ यानी बेसिकली होता क्या है, कूलम्ब्स साहब जो बताए वो कहीं ना कहीं दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, मतलब एक चार्ज दूसरे के ऊपर और दूसरा चार्ज पहले के ऊपर, मतलब फोर्स जो लगाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब अगर फर्स्ट जो लगाएगा सेकंड पे जिस मैग्नीट्यूड का, सेकंड भी फर्स्ट के ऊपर उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, पर कितना लगाता है इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, कूलम्ब। यही सबसे पहले बताया इसके बारे में, इसलिए इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। इनके अकॉर्डिंग जो देखा गया, जो बात बताया गया वो क्या था, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। ये बताया कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है ना, ये मान लिए Q1 है, ये क्या है Q1, और ये हम लोग मान लिए Q2। ये कौन सा चार्ज है, Q2। तो ये दोनों चार्ज कौन सा चार्ज है, तो बोलेंगे ये दोनों चार्ज जो है वो है पॉइंट चार्ज। क्यों है पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों के सेपरेशन से कैसा है, बहुत छोटा, इसलिए ये दोनों चार्ज को हम लोग क्या ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज। और वहीं पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, अगर छोटा नहीं हो तो उस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं बोलते। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए नहीं। जब हम लोग लिमिटेशन पढ़ेंगे, कई बार एग्जाम में लिमिटेशन भी आता है, किसका लिमिटेशन, तो इसका जवाब होगा कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन। मतलब आप कूलम्ब्स लॉ लगाओ, कहां कहां लगाओ उसके लिए कुछ बाउंड्री है, कुछ लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको लगाना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये है Q1, ये क्या है Q2। तो ये भी है पॉइंट चार्ज, ये भी कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, ये भी है पॉइंट चार्ज, ये भी कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और ये भी कौन सा चार्ज है, बोलेंगे पॉइंट चार्ज।
एकदम ध्यान समझिए, एक एक बात हम समझाएंगे। ये है पॉइंट चार्ज, ये भी है कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब जरा देखिए ये जो चार्ज है Q1, ये है Q2, क्या दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो बोलेंगे सर ये दोनों कैसा है, पॉजिटिव। दोनों कैसा है, पॉजिटिव। तो हमको ये भी मालूम है सिमिलर चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल? बोलेंगे रिपेल करता है। तो ये इसके ऊपर, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किस तरफ? बोलेंगे सर अपने से अबे लगाएगा, टुवर्ड्स नहीं, खुद से अबे लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। अब ये प्लस Q1 किधर लगाएगा, Q2 के ऊपर? बोलेंगे सर अबे लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे सिमिलर चार्ज है। अगर यहाँ माइनस माइनस रहता ना तो यही होता जो कहीं ना कहीं अभी हो रहा है, अभी आपको दिख रहा है। तो ये है Q1, ये क्या है, Q2। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये है 2, ये है 1। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है F। ये कौन सा फोर्स है, कूलम्ब फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, कूलम्ब फोर्स। किसके ऊपर लग रहा है, 1 के ऊपर। कौन लगा रहा है, 2। तो क्या इसको लिखेंगे हम लोग, F12, यानी फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 बाय 2, यानी फोर्स ऑन 1, फोर्स जो लग रहा है वो 1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। यहां अगर बात किया जाए तो क्या होगा, तो यहां होगा फोर्स ऑन 2 बाय 1, मतलब 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है, 1। तो यहां क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 बाय 1। इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 बाय 2। इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2 बाय 1। अब ये होता कितना है, ये जो फोर्स है ना, ध्यान सुनिएगा, F12 इज इक्वल टू F21। ये जो फोर्स होता है इसको चलो हम लोग F मान ले क्या? अरे भाई मान तो सकते हैं। ये क्या होगा, FC। ये कौन सा फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है। देखिए जरा आप, ये फोर्स, अरे इस फोर्स का और इस फोर्स का क्या अपोजिट है, डायरेक्शन। क्या अपोजिट है, डायरेक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ से जानते हैं हम लोग, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे जो है ना न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब ये इसके ऊपर लगाया, ये इसके ऊपर लगाया, तो ये छोड़ा क्या, नहीं, ये भी इसके ऊपर लगा दिया, अपोजिट लगाया। और कितने मैग्नीट्यूड का, तो इसका जवाब होगा सेम मैग्नीट्यूड का। अब जरा देखिए ध्यान से आप, ये क्या है F12, ये क्या है F21। तो हम लोग लिखे F12 इज इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ये मॉडुलस वेक्टर है, बता चुके हैं। तो ये F12 इज इक्वल टू क्या होगा, F21 इज इक्वल टू क्या मान लिया हम, FC। तो ये तो हुआ फोर्स। ये फोर्स होता कितना है, तो यही बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कूलम्ब साहब थे। ये बताए फोर्स जो होता है ना, ये ध्यान समझिएगा, ये जो फोर्स होता है ना FC, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, यानी Q1 प्लस Q2 के नहीं, Q1 इंटू Q2 के। ये लॉ है, लॉ को कभी प्रूफ किया नहीं जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ये कूलम्ब साहब कहीं ना कहीं इस चीज को देखे, ऑब्जर्व किए, एक्सपेरिमेंट किए और उससे कुछ कंक्लूजन सामने लाए, और जिसको लैंग्वेज में लिखा गया। FC जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और अगर देखा जाए यहाँ, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। हम सबको लिख देंगे, ढंग से लिख देंगे, FC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। FC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर, और ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग FC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये हुआ FC Q1 इंटू Q2, ये हुआ FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय R स्क्वायर। अब दोनों को अगर कंबाइन करें, तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड क्या, R स्क्वायर। अब यहां से अगर हम डायरेक्टली का साइन हटाएं तो FC इज इक्वल टू क्या आएगा, C Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। इस C को क्या बोलते हैं, तो जवाब होगा, इस C को बोलते हैं हम लोग कूलम्ब्स क्या, कांस्टेंट। इस C को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो ये जो C है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये जो C का वैल्यू है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझिएगा,
ये जो सी है ना, ये जो सी है वो डिपेंड करता है किस पे, बोलेंगे मीडियम पे। किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। ये जो सी है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। जिसके कारण, एकदम ध्यान सुनिएगा, जिसके कारण, क्योंकि सी यहां है, ये फोर्स डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे। हम लोग जब डिफरेंस पढ़ेंगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स में, तो कूलम्ब फोर्स जो है ना वो मीडियम पे डिपेंड करता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो मास है, ये m1 ये m2, दोनों के बीच कोई सा मीडियम आप रख दो, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसा लगेगा? सेम डिस्टेंस के लिए सेम लगेगा। पर यहां पे अगर मीडियम आप बदल दिए ना, बीच के मीडियम को अगर आप बदल दिए ना, तो होगा क्या? जो फोर्स लगेगा ना वो सेम नहीं लगेगा, वो फोर्स अलग अलग लगने लगेगा। तो ये जो सी है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो सी जो मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसके कारण ये जो एफ सी है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। ये जो सी का वैल्यू होता है इसको समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कैच है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये जो सी है, ये सी का वैल्यू होता है, यहाँ लिख रहे हैं हम, ये जो सी का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस एप्सिलॉन आप लिखो। बेसिकली एप्सिलॉन नॉट जो है ना हम लोग एयर या वैक्यूम के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? एयर या वैक्यूम के लिए। जैसे बताओ दो चार्ज है, दो मास है, एक मास है ये, एक मास है ये, बेसिकली किसके बीच इन प्रैक्टिकली रखा जाता है या रहता है? बोलेंगे एयर या वैक्यूम, बेसिकली एयर के बीच। तो यहां पे दो चार्ज के बीच अगर कौन सा एयर या वैक्यूम, उस केस में ये होगा कि यहाँ पे एप्सिलॉन के जगह इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा, एप्सिलॉन याद रखिएगा। इसको जो हम लोग रीड आउट करते हैं वो करते हैं एप्सिलॉन। हम सब बात लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। ये एप्सिलॉन, ये देखो मीडियम का प्रॉपर्टी है। जैसे आप पढ़े हो ना डेंसिटी, जैसे आप पढ़े हो ना रिलेटिव डेंसिटी, जैसे पढ़े हो ना विस्कोसिटी, ये सब क्या है? मीडियम का प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी बदलने से याद रखिएगा दो चार्ज के बीच का फोर्स नहीं बदलेगा। रिलेटिव डेंसिटी बदलने से दो चार्ज के बीच फोर्स नहीं बदलेगा। विस्कोसिटी यानी प्रॉपर्टी है मटेरियल का, उसको आप बदल दीजिए तो दो चार्ज के बीच फोर्स नहीं बदलेगा। लेकिन ये अगर परमिटिविटी बदल गया ना, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, यानी इसको पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन, लेकिन ये है क्या? बोलेंगे ये है परमिटिविटी। अभी हम लोग समझेंगे कि परमिटिविटी होता क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये C इक्वल टू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम? ध्यान सुनिएगा, एकदम ध्यान सुनिए, एक एक बात समझाएंगे। इस एप्सिलॉन को हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन, लेकिन ये होता क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग परमिटिविटी। इसको क्या बोलेंगे हम? परमिटिविटी। नाम से कुछ हमको मालूम चल रहा है, नाम से, इस नाम, जो नाम आपको दिख रहा है ना, इस नाम के जस्ट अपोजिट इसका काम है। इस नाम के जस्ट अपोजिट इसका काम है। किसका? बोलेंगे एप्सिलॉन का। किसका? एप्सिलॉन का। पहले आप ये समझिए, किसी का वैल्यू 1/4 पाई क्यों लेते हैं? जैसे बताओ, ध्यान सुनना, ये जो है ना ये कोई पॉइंट चार्ज है। चलो ये मान लिया हम कोई पॉइंट चार्ज है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज अपना इफेक्ट एकदम ध्यान से समझिएगा, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब तुम यहां चार्ज रखो ना कोई Q1, तो ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा इस तरह, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। एकदम ध्यान समझिएगा। यहां अगर रखे तो, अरे भाई यहां रखे तो क्या होगा? यहां भी तो फोर्स लगाएगा। यहां रखे तो क्या होगा? अरे साहब यहां भी तो फोर्स लगाएगा। यहां रखे तो क्या होगा? यहां इधर भी तो फोर्स लगाएगा। नीचे रखे तो क्या होगा? बोलेंगे नीचे भी तो फोर्स लगाएगा। मतलब यहां रखो, एकदम ध्यान समझिएगा, यहां रखें, ये कोई चार्ज है, मान लिए ये कोई क्या है? चार्ज। यहां रखें तो भी लगा, अगर ये प्लस तो भी लगाएगा। यहां रखें तो भी लगाएगा, यहां रखें तो भी लगाएगा, पीछे रखें तो भी लगाएगा, ऊपर रखें तो भी लगाएगा, नीचे रखें तो भी लगाएगा। जहां रख देना वहां लगा देगा। तो आप ये बताओ कि उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का एंगल कितना है? तो बोलेंगे 4 पाई। कितना है एंगल? 4 पाई। कितना एंगल है? 4 पाई। एंगल चारों तरफ जो है वो कितना? 4 पाई। तो जरा बताइए, टोटल नंबर ऑफ फोर्स, यानी 4 पाई मतलब टोटल नंबर ऑफ फोर्स, टोटल
जो लाइन इससे निकलेगा ना, टोटल लाइन, वो कितने एंगल में, 4 पाई एंगल में। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना लाइन होना चाहिए, बोलेंगे सिंगल लाइन होना चाहिए। कौन सा लाइन होना चाहिए, सिंगल। तो सिंगल लाइन के लिए कितना हो जाएगा, तो सिंगल लाइन के लिए एंगल होगा 1/4 पाई। टोटल के लिए है 4 पाई, तो सिंगल एक लाइन के लिए कितना, 1/4 पाई। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 1/4 पाई। अब बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर, किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी। अब देखो हम क्या बोले कि जो नाम दिख रहा है ना, इससे अपोजिट इसका काम है। जो नाम आपको दिख रहा है इससे जस्ट अपोजिट इसका काम है। परमिटिविटी का मीनिंग होता है, आपको ऐसा लग रहा होगा, परमिट करना, अलाउ करना, पर ऐसा यहां नहीं है। परमिट करना, अलाउ करना यहां नहीं है। अगर मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा ना, अगर मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि फोर्स ज्यादा लगेगा, नहीं। अगर परमिटिविटी ज्यादा होगा ना तो फोर्स क्या लगेगा, कम। परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स क्या लगेगा, कम। मतलब ये अगर ज्यादा, ध्यान सुनिएगा, ये अगर मोर तो फोर्स कैसा होगा, लेस। फोर्स कैसा होगा, लेस। इस बात को याद रखिए, अगर ये ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम। फोर्स क्या होगा, कम। इसलिए हम इसी इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यों लिखे, समझ में आ ही गया होगा। और एप्सिलॉन को यहां ना लिख के कहां लिखे, नीचे। तो ये बात तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि C इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये है C का वैल्यू। अब जरा देखिए कि बेसिकली ये दोनों जो चार्ज होता है ना, इन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो किसके बीच रखा होता है, बोलेंगे एयर या वैक्यूम के बीच। किसके बीच, एयर या वैक्यूम के बीच। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया रिजल्ट है। इस C का जो वैल्यू होता है ना, ये जो C का वैल्यू होता है ना, वो होता है 9 × 10⁹। ये C का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। किसके लिए, बोलेंगे फॉर एयर। एकदम ध्यान सुनिएगा, फॉर एयर और वैक्यूम। फॉर एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के लिए कितना होता है, 9 × 10⁹। अब ये सर आया कहां से, आपके दिमाग में क्वेश्चन और चल रहा होगा, तो सुनिए जरा ध्यान से। दो चार्ज के बीच, जरा देखो अभी क्वेश्चन ये आया, दो चार्ज के बीच कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। दो चार्ज के बीच क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये है Q1 Q2 R²। मतलब Q1 जो दिया वो यहां रख दीजिए, Q2 जो दिया यहां रख दीजिए, दोनों के बीच डिस्टेंस जो यहां रख के पावर कर दीजिए 2। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से FC जो आता है ना, फोर्स जो निकल के आता ना सामने, फोर्स जो निकल के आता ना सामने, मान लिए ये फोर्स जो है ना, हम मान लिए ये जो फोर्स है ना 30, और ये सब का प्रोडक्ट जो है ना वो है 5। तो ये कितना होगा, बोलेंगे 6 होगा। तभी तो ये 6 × 5 कितना होगा, 30। तो देखा ये गया कि इसी का वैल्यू अगर दो चार्ज के बीच क्या हो, बोलेंगे अगर दो चार्ज के बीच एयर या वैक्यूम हो, तब जो रिजल्ट निकल के आता है वो कितना आता है, 9 × 10⁹। ये किसका वैल्यू है, बोलेंगे C का वैल्यू। तो याद रहे, जब कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, पक्का याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, आज तो थ्योरी पढ़ लेंगे हम लोग, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो इससे कंसर्न क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई सा डाउट होगा ना, कोई सा डाउट होगा तो बेहिचक 7903605161 पे फोन कीजिए। आप बेहिचक आपको बताएंगे, इसके लिए आप निश्चित रहिए। तो ये है एयर या वैक्यूम के लिए C का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹। अब बात आया, यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। हम सब बात बोर्ड के ऊपर लिख देंगे, फ्रेश लिख देंगे, आप उसे अपने नोट में मेंशन कर लेना, बट अभी हर एक बात को आप समझते जाइए। अब बात आया कि सर अगर यहां से एप्सिलॉन का वैल्यू निकाला जाए, किसका, एप्सिलॉन का, किसका निकाला जाए, एप्सिलॉन का। अगर हम एप्सिलॉन का किसके लिए, याद रखिएगा, अगर बीच में एयर होना, दो चार्ज के बीच, ये Q1 है ये Q2 है, इस दो चार्ज के बीच अगर एयर होना मीडियम, तो उस केस में एप्सिलॉन ना लेके हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। अरे आपस में बैठ के ये निकाला गया कंक्लूजन है, आपस में सब आदमी बैठ गए और कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिए क्या कि यहाँ पे दोनों के बीच अगर एयर या वैक्यूम हो, उसके लिए एक सिंबल बना लो। अगर सब आदमी बैठ के सिंबल बनाएंगे ना, तो कभी भी अगर देखेंगे ना तो सब आदमी बोलेंगे एक ही चीज, क्या कि दोनों चार्ज के बीच
दोनों, चूंकि हम लोग आपस में बैठ के डिसीजन लिए कि दो चार्ज के बीच अगर एयर या वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन ना लिख के उसके लिए एक अलग सिंबल लेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा, एप्सिलॉन नॉट। कहीं भी देखेगा कोई तो बोलेगा दोनों के बीच, दोनों चार्ज के बीच जो मीडियम होगा वो क्या होगा, एयर या वैक्यूम। तो ये है एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग कर लिए। अब बात आया कि इस C का SI यूनिट क्या होगा, इस C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एक बात। दूसरी बात, सर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन का, बेसिकली एप्सिलॉन का। देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो एयर या वैक्यूम के लिए, अगर कोई मीडियम हो तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना लिख के क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन M, मीडियम के लिए M, मीडियम के लिए क्या M। तो चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, किसका, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। याद रहे एयर या वैक्यूम का, एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी जो है वो सबसे कम होता है, किसका, एयर या वैक्यूम का। अरे मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा ना, मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा ना, परमिटिविटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कम, जिसके कारण यहाँ का डेंसिटी क्या होगा, बेसिकली यहाँ एयर या वैक्यूम का जो परमिटिविटी होगा वो क्या होगा, सबसे कम। और कम होने के कारण जो चार्ज और चार्ज के बीच फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा। कहां पे लगेगा, जब दो चार्ज के बीच क्या हो, एयर या वैक्यूम। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, किसका वैल्यू, तो इसका जवाब है इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट के ऊपर, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर, CGS यूनिट, SI यूनिट, फिर इस C के SI यूनिट, CGS यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर सब बात करेंगे। पहले एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, इसको आप इस तरफ भेज दीजिए, इसको जो है इस तरफ भेजिए, तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई C हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पाई, इस C की जगह कितना लेंगे, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 8.85 × 10⁻12। क्या आएगा, ये अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई यूनिट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम, बस मैग्नीट्यूड के ऊपर। यूनिट अभी बता देंगे, फिर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8.85 × 10⁻12, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, पाई का वैल्यू रखिएगा 3.14, इंटू 4 कीजिएगा, इंटू 9 × 10⁹, 1 डिवाइड समथिंग इज इक्वल टू आएगा 8.85 × 10⁻12। तो ये तो वैल्यू था किसका, एप्सिलॉन नॉट का। अब ये जो है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये सबसे कम होता है। ये क्या होता है, सबसे कम, मतलब इस परमिटिविटी का वैल्यू सबसे कम यही होता है, याद रखिएगा, सबसे कम होता है ये। और सबसे कम होने के कारण इस C का वैल्यू यहाँ से जब आप इसको रखिएगा, इस वैल्यू को यहाँ रखिएगा, तो इस C का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, मतलब सबसे ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता है सब, इससे कम तुमको वैल्यू दिख नहीं सकता किसी कीमत पे। किसका बोलेंगे सर, परमिटिविटी का। परमिटिविटी का सबसे कम वैल्यू यही दिखेगा, और सबसे कम अगर ये है तो ये होगा सबसे ज्यादा, और ये होगा सबसे ज्यादा। तो F इज इक्वल टू पढ़े हम लोग C Q1 × Q2 बाय क्या R²। ये अगर ज्यादा है ना तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो फोर्स सबसे ज्यादा चार्ज और चार्ज के बीच कहां लगेगा, तो इसका जवाब है फोर्स चार्ज और चार्ज के बीच सबसे ज्यादा जो लगेगा ना, वो लगेगा जब दोनों के बीच मीडियम क्या हो, तो बोलेंगे दोनों के बीच मीडियम एयर या वैक्यूम हो, एयर या क्या हो, वैक्यूम हो। समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर इस C का यूनिट क्या होगा, C का CGS यूनिट, SI यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर बात करेंगे हम कि एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर ये जो बात हम पढ़ाए हैं वो सारी बात को बोर्ड के ऊपर लिख देंगे, आप उसे अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, जिससे जब कभी भी हम मिलेंगे तो आप आराम से जो भी बात पढ़ाएंगे उसको आप समझ सकते हो, या जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आसानी से उस बात को पकड़ सकते हो। तो चलिए अब जो है ना हम सब बात लिख देंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
सी के एसआई यूनिट के ऊपर। किसके ऊपर? सी के एसआई यूनिट के ऊपर। चलिए देखते हैं सी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े F इज इक्वल टू, ठीक है, ये कूलम फोर्स है, F इज इक्वल टू सी Q1 Q2 बाय क्या R स्क्वायर। सी का अगर एसआई यूनिट देखें तो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? FC इंटू क्या होगा? R स्क्वायर डिवाइड क्या होगा? Q1 इंटू Q2, बोलो लिख सकते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से देखिएगा, FC एसआई यूनिट न्यूटन होगा। अरे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन पढ़े हो ना, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। R जो है ना वो क्या है? डिस्टेंस किसके बीच का बोलेंगे? सर डिस्टेंस से दोनों चार्ज के बीच का, तो ये क्या होगा? मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, R स्क्वायर है ना, नीचे क्या होगा? कूलम का स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। कहां से आया हम बता रहे हैं, फिर इसको हम डायरेक्ट नोट कर देंगे। कहां पे? मतलब डायरेक्ट हम लिखवा देंगे, ध्यान समझते जाइए आप। FC इक्वल टू कितना आ गया? FC इक्वल टू सी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां से हम C निकाल लिए, C इक्वल टू कितना आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। तो ये हुआ कहीं ना कहीं एसआई यूनिट के ऊपर बात किया। अब अगर हम लोग सीजीएस यूनिट के ऊपर बात करें तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? डाइन, पढ़ाया है ना, न्यूटन का क्या? डाइन, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम का स्टेट कूलम। क्या बताए थे? स्टेट कूलम, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम। इसका क्या हो जाएगा जी? बोलेंगे -2, ये हो जाएगा। तो ये हुआ एसआई यूनिट और ये क्या हुआ? सीजीएस यूनिट। सब बात हम लिख देंगे। स्टेट कूलम पढ़ाया गया था आपको स्टार्टिंग में, जब कूलम मतलब चार्ज से कंसर्न बात कर रहे थे तो वहां पे बताए थे। तो ये हो गया एसआई यूनिट, ये क्या हुआ? सीजीएस यूनिट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर। जरा देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला सी का क्या होगा? न्यूटन है, न्यूटन क्या है जी? न्यूटन मतलब न्यूटन का है तो m इंटू ए, यहां से निकाल ले क्या? इस m का क्या होगा? अरे m का m होगा, a का क्या होगा? v बाई टी, v का क्या होगा? l t पे पावर -1, l t पे पावर -1 डिवाइड t है तो ये क्या हो जाएगा? -2। तो ये किसका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला? बोलेंगे ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला m का। चलिए आ जाइए m स्क्वायर पे, m स्क्वायर का क्या होगा? बोलो l स्क्वायर होगा। आ जाइए c पे, c स्क्वायर को क्या लिखे हम लोग? I इक्वल टू आप पढ़े हो 10th में, अभी हम यहाँ नहीं पढ़ा, करंट में पढ़ाएंगे। I इक्वल टू q बाई टी, तो q इक्वल टू I इंटू टी होगा। I के लिए क्या यूज करते हैं? a यूज करते हैं, किसके लिए? और t के लिए हम लोग t यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा? a t, और यहाँ c स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा? स्क्वायर। अरे भाई बोलो तो सही, c स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? I स्क्वायर टी स्क्वायर, I की जगह a इंटू टी, I की जगह a इंटू टी, इंटू क्या होगा जी? t होगा, तो कितना आ गया? a स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी, तो कितना आ गया? a स्क्वायर टी टू द पावर 3, a स्क्वायर टी टू द पावर 3। जरा चेक कीजिए सही है गलत है? m l c स्क्वायर, यहाँ क्या है? c स्क्वायर। अब जरा बताइए अगर यहाँ c स्क्वायर है तो c स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? अरे चार्ज के लिए c लेंगे ना, तो i इंटू टी है तो i स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी a इंटू टी, इसका पावर हो जाएगा 2, इंटू क्या हो जाएगा? t, ले लिए t। अब जरा देखिए, हाँ ये हम c स्क्वायर की जगह, सही है भाई, सही है, c स्क्वायर है ना, c स्क्वायर, तो यहां से हम क्या किए? q इक्वल टू आई इंटू टी, तो यहाँ c स्क्वायर है तो a इंटू टी का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो कितना आ गया? a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया। अब सबको क्या करेंगे? एक जगह रख दो, आप ध्यान सुनो, सबको हम एक जगह रख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? न्यूटन के लिए निकाल लिए, कितना? m l t पे पावर -2, और बताओ मीटर स्क्वायर के लिए कितना? l स्क्वायर। नीचे बता साहब क्या है? नीचे क्या है? a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब जरा देखो ध्यान से, m l स्क्वायर l पे पावर 1 कितना हो जाएगा? l क्यूब, t पे पावर -2, t पे पावर 2, तो ऊपर जाएगा -2, तो t टू द पावर -4 हो जाएगा, और a टू द पावर कितना होगा? -2। a टू द पावर कितना होगा साहब? -2। क्यों होगा -2? क्योंकि a स्क्वायर है नीचे, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? a टू द पावर -2 होगा।
तो ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, तो हम एसआई यूनिट के ऊपर बात किए, सीजीएस यूनिट के ऊपर बात किए, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर बात किए। अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, ये तो हुआ सी से कंसर्न बात। अब हम लोग बात करेंगे एप्सिलॉन से कंसर्न बात। किससे कंसर्न बात, एप्सिलॉन से कंसर्न बात। तो चलिए देखते हैं जरा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर एक बात समझा देंगे, बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि FC इक्वल टू सी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी हम C का निकाले, अभी हम C का निकाले डायमेंशनल फॉर्मूला। कितना आया साहब, MLQ T पे पावर -4 A टू दी पावर -2, यही है। और इस C का वैल्यू हम पढ़ाए थे ना अभी, C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे एप्सिलॉन ले लो, एरिया वैक्यूम रहे एप्सिलॉन नॉट, मीडियम रहे तो एप्सिलॉन m लेंगे, ठीक है। अब जरा बताओ यहां से अगर हम लोग एप्सिलॉन देखें तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई c होगा। ये क्या है, ये 4 पाई क्या है, बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अरे आपसे कोई बोलता है कि आप 4 लिखो, तो 4 लिखते हो, क्या लिखते हो, 4 मीटर? नहीं, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 4 पाई, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्या बच गया, c। अब जरा बताइए सिर्फ क्या बचा, c बचा, सिर्फ क्या बचा, c। तो क्या एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/c है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना है, 1/c। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/c। c का वैल्यू बताओ क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला MLQ, फिर क्या है T पे पावर -4 A टू दी पावर -2। अब ऊपर भेज दो साहब जल्दी, कितना हो जाएगा, M पे पावर -1 L पे पावर -3 T पे पावर 4 A पे पावर 2। लो आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलेंगे सर डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए। अब अगर ऐसा यूनिट निकालना हो तो C का क्या हो जाएगा, C का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं, अब दिखाते हैं हम आपको क्या चीज, अब हम आपको दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, बोलेंगे सर यहां पे अब आपको दिखाया जाएगा ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट। तो जरा देखिए FC इक्वल टू कितना है, C Q1 Q2 बाय क्या आर स्क्वायर। इस C के, ये FC के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन। चलो पहले हम लिख लेते हैं FC इज इक्वल टू C के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जरा बताइए हम क्या इसको लिख सकते हैं, अरे ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। अरे भाई इसको इधर भेजिए, इसको नीचे आओ, नीचे ले आओ, तो आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, FC। बोलो हो जाएगा। अब Q1 की जगह क्या लिखेंगे, Q1 C कितना होगा, C स्क्वायर, नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर, यानी कहे तो मीटर स्क्वायर। FC है ना, तो FC के लिए क्या लेंगे, न्यूटन। तो कितना आ गया था, C स्क्वायर मीटर टू द पावर -2 M पे पावर -1। लो आ गया, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का क्या, ऐसा यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट लिखना हो तो C के जगह क्या लेंगे, यानी कूलम के जगह स्टेट कूलम का स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पे पावर -2 और न्यूटन पे पावर -1 की जगह 10 टू द पावर -1 हो गया। तो ये था कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ से कंसर्न कुछ बात, सब बात नहीं पढ़ा दी है, हम कुछ एक बात पढ़ा है। तो जो बात पढ़ा है ना उसको हम बोर्ड के ऊपर मेंशन कर देते हैं, उसे आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, जिससे जब कभी भी आगे कोई वीडियो डाला जाएगा तो आपको आसानी से वो बात पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम नोट करते हैं, आप लिख लीजिए। लिखा गया कूलम्स लॉ, जो कि हम समझाए आपको, इसको हम रीड आउट कर देते हैं, जरा आप देख लीजिए, फिर इसे आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा। कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज, यहाँ कैच है, यहाँ कैच है, एकदम ध्यान देना है, मूविंग चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। पढ़ाएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे हम आपको ये सब चीज क्लियर कर देंगे। बस अभी फिलहाल आप याद रखिए कि कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो कौन सी चार्ज के लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए। किस चार्ज के लिए,
स्टैटिक चार्ज के लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए, स्टैटिक मींस होता है रेस्ट, मतलब ये दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। और जो भी यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसमें चार्ज कैसा होता है, रेस्ट में ही होता है। पढ़ाए थे हम लोग, आपको पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जिसमें चार्ज रेस्ट में हो, ठीक है। तो ये है Q1, ये क्या है Q2। ये जो Q1 Q2 है ना, हम दोनों एज्यूम किए कैसा है, पॉजिटिव। दोनों कैसा एज्यूम किए हम, पॉजिटिव। ये भी है पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज। निगेटिव भी रहेगा तब भी रिपेल करेगा। ये है FC, ये भी क्या है, FC। ये सही है कि ये है फोर्स ऑन 2/1 और ये है फोर्स ऑन 1/2, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम, न्यूटन के थर्ड लॉ से। और डायरेक्शन कैसा होगा, जस्ट अपोजिट। तो अगर यहां प्लस यहां माइनस होता या यहां प्लस यहां माइनस होता तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता, दोनों अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, है ना। तो अब आ जाइए यहां, इनके लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। यहां लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, यानी FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने, जो कि समझाए भी थे। दूसरा आ जाइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये दोनों के बीच डिस्टेंस हमने क्या अज्यूम किया, r। दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, r। तो FC जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो वही लिखा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो FC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी 1/r स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। अब जरा देखिए, हम इस डायरेक्टली का साइन हटाए थे, समझाए थे। ये C क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। ये भी बात हम बता दिए हैं। तो FC इक्वल टू क्या होगा, C Q1 Q2/r स्क्वायर। इस C का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε, हम समझा चुके हैं, यहां लिख दिए हैं। इसको रीड आउट करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं एप्सिलॉन, EPSLON, एप्सिलॉन। और ये इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या, तो बोलेंगे परमिटिविटी। ये क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो ये है, ये कहीं ना कहीं C का वैल्यू है। और ये C का वैल्यू फॉर एयर या वैक्यूम के लिए क्या लिख देते हैं, फॉर एयर। आप क्या कीजिएगा, इसके जस्ट बाद ये लिखिएगा, स्पेस नहीं था, हम यहां लिख दिए। यहां जरा देखिएगा ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो C का वैल्यू होता है ना, C का वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम हम बताए थे कितना होता है, तो इसका जवाब होगा 9 × 10⁹। अब इसका सर यूनिट क्या होगा, चलिए यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं, समझाए भी थे। ये C है ना, इधर क्या है, न्यूटन। तो यहाँ पे C इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे होगा कूलम स्क्वायर, कूलम ऊपर जाएगा, कूलम टू द पावर -1 -2 हो जाएगा, क्योंकि C स्क्वायर है, मतलब C, तो C स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाएगा, न्यूटन, जरा ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे आएगा C स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो कितना होगा, C टू द पावर -2। तो ये आ गया वैल्यू किसका, C का, समझा चुके हैं हम। तो या इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और जो भी बात समझाए उसे हम बोर्ड के ऊपर मेंशन फिर करते हैं, उसे भी आप लिख लीजिए। लिखा गया, जरा देख लीजिए, C = 1/4πε, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, कई बार जिक्र किए हैं। अब जरा देखिए, अगर ये जो परमिटिविटी है ना, ये अगर लेस होगा ना, तो ये C जो होगा वो मोर होगा, जिसके कारण फोर्स जो होगा ना वो कैसा होगा, मोर होगा। मतलब फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब बोलेंगे ये मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है C पे, और ये अगर मिनिमम होगा, मतलब C डिपेंड करता है इस पे, और ये अगर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और फोर्स डिपेंड करता है C पे, और C अगर कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा तो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। C मिनिमम तो फोर्स कैसा होगा, मिनिमम। तो वही लिखा गया, ये नीचे एरो, मतलब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। मतलब ये अगर मैक्सिमम तो फोर्स मैक्सिमम, ये अगर मिनिमम तो फोर्स कैसा होगा,
मिनिमम। फोर्स कैसा होगा? मिनिमम। तो ये तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इसका हम एसआई यूनिट लिखे, समझा चुके थे। एसआई यूनिट बोर्ड के ऊपर लिख दिए हम, आप इसे अपने नोट में मेंशन कर लें। एसआई यूनिट ऑफ सी, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कूलम्ब्स कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। समझाए थे कैसे आया इससे पहले। सीजीएस यूनिट ऑफ सी इज, न्यूटन के जगह डाइन, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया गया था क्लास 11th में। न्यूटन के जगह डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और c टू द पावर -2। कूलम की जगह स्टेट कूलम। कौन सा कूलम? स्टेट कूलम। तो यहां लिखा गया STAT, c पे पावर 2, यानी इस होल पे पावर है, याद रखिएगा STAT और लिखे c का स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं हम लोग स्टेट कूलम। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे क्या है? -2। यहाँ क्या है? -2, तो सॉरी मिस्टेक हुआ, यहाँ होगा -2, यहाँ क्या होगा? -2। ये हो गया। अब आ जाइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, क्या होगा? MLQ t पे पावर -4 a पे पावर -2। समझा चुके हम कैसे आया। चलिए, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला से कंसर्न बात। अब हम लोग बात करते हैं किससे कंसर्न? परमिटिविटी से कंसर्न। समझिए, परमिटिविटी जो है ना वो मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स कभी कम कभी ज्यादा, सेम डिस्टेंस और कहीं ना कहीं सेम चार्ज अगर रहे तो, लेकिन मीडियम अगर आप बदलते जाओ तो क्या होगा? मतलब मीडियम बदलने से परमिटिविटी बदलेगा और परमिटिविटी बदलने से फोर्स कहीं ना कहीं बदलता हुआ आपको दिखेगा। तो वही लिखा गया, परमिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। ये चार्ज बीच, इधर रखो उधर रखो तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में रखना है। तो वही लिखा गया बिटवीन टू चार्जेस व्हिच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। अब इसके बाद आ जाइए वैल्यू ऑफ परमिटिविटी फॉर एयर या फ्री स्पेस। समझा चुके हैं एप्सिलॉन। अब याद रखिएगा इस एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन नॉट कब लिखेंगे? बोलेंगे फॉर एयर या किसके लिए? वैक्यूम के लिए। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। और इसके अलावा अगर कोई मीडियम अगर दो चार्ज के बीच हो तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट ना लेके क्या लेंगे? एप्सिलॉन एम फॉर किसके लिए? बोलेंगे मीडियम के लिए। किसके लिए? मीडियम के लिए, याद रखिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, समझा ही दिए, ये मिटा दिए हम। तो ये हो गया परमिटिविटी। तो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज कर लिए, 1/4 पाई c होगा और 1/4 9 × 10⁻⁹ अभी बताए हम आपको। तो इसका वैल्यू निकल के आता है 8.85 × 10⁻²। इसका यूनिट जो होगा कूलम्ब टू द पावर 2, न्यूटन टू पावर -1, मीटर टू द पावर -2। अब जरा देखिए ये जो वैल्यू है ना, जैसे लिख रहे हैं ना वैसे ही नोट में मेंशन कीजिएगा, जिससे जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे हम, तो वहां पे कहीं ना कहीं फीलिंग आएगा आपको क्वेश्चन से। देखिए जरा, ये कैसा है? मिनिमम, तो फोर्स कैसा है? मैक्सिमम। याद रहे, ये अगर मिनिमम होगा तो यहां रखिएगा, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो फोर्स मैक्सिमम। तो वही लिखा गया, फोर्स कैसा होता है? साहब मैक्सिमम। अब आ जाइए SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज c² न्यूटन टू पावर -1, मीटर टू द पावर -2। ये क्लियर हो गया, कैसे आया समझा चुके हैं हम। CGS यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज क्या हो जाएगा? c के स्क्वायर की जगह स्टेट कूलम है, ये स्टेट कूलम का स्क्वायर, न्यूटन के जगह डाइन पे पावर -1, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पावर, मतलब मीटर पे पावर -2 की जगह सेंटीमीटर पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4 और a पे पावर कितना? 2। इसके बाद मतलब इसको आप नोट कर लो, अपने नोट में आप मेंशन कर लीजिए। अब जो है ना हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी के बाद रिलेटिव परमिटिविटी। कौन सा पढ़ेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना
समझाएंगे, फिर उसको बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। क्योंकि समझाने के साथ अगर हम लोग लिखते जाएं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम पहले उसे समझा देंगे, फिर बोर्ड के ऊपर लिख देंगे और उसको हम रीड आउट करेंगे, उससे भी आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि परमिटिविटी होता क्या है, और उसके बाद कहीं ना कहीं परमिटिविटी से कंसर्न डायमेंशनल फार्मूला उसका होगा या नहीं होगा, क्या वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो वो सब के ऊपर बात करेंगे। तो इसे आप नोट कर लें। चलिए हेडिंग डालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये यहाँ लिखा गया है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों को हम लोग कहीं ना कहीं एप्सिलॉन आर को के और के को हम एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। देखिए क्या है, हम बता ही चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो ये एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए यूज करते हैं हम? मीडियम के लिए। ये किसके लिए? मीडियम के लिए। और ये किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। ये है एयर और वैक्यूम, और ये जो है वो मीडियम के लिए है। तो देयरफॉर ये लिखा जा सकता है एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं, ना इसका कोई यूनिट होगा, ना ही कोई डायमेंशन। समझिए इसको, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसका ना ही कोई यूनिट होता है, ना ही कोई डायमेंशन होता है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन एम है और ये एप्सिलॉन नॉट है। सेम यूनिट का कहीं ना कहीं रेशियो है। इसका भी यूनिट जो है, इसका भी वही है। तो सेम यूनिट का जब भी रेशियो हो, तो ये एप्सिलॉन आर या जिसका भी रिजल्ट हो, उसका जो कहीं ना कहीं डायमेंशन होगा, मतलब वो जीरो के बराबर, m पे पावर 0 l पे पावर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नो डायमेंशन, और ना ही इसका कोई यूनिट होगा। तो ये तो हो ही गया। अब बोले थे हम कि प्रूफ के तौर पे इसको हम लोग समझेंगे। यहां लिखे हैं प्रूफ, ये f है, प्रूफ एफ सी डैश कब का फोर्स है? कब का फोर्स है एफ सी डैश? तो इसका जवाब है कि जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच एयर और वैक्यूम के अलावा कोई अदर मीडियम हो। तो ये हो जाएगा एफ सी डैश। और एफ सी क्या है? जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच मीडियम एयर और वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम हो। तो देखिए जरा ध्यान से, ये Q1 है, ये Q2 है। दोनों हम लोग मान लिए कि कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये भी कैसा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। माइनस माइनस भी रहेगा तब भी रिपल्सन होगा, प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ ये समझिए इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? R। तो ये हुआ FC, ये इसके ऊपर लगाएगा इस तरफ, ये इसके ऊपर लगाएगा इस तरफ, तो ये भी FC, ये भी क्या है? FC। क्या दोनों वेक्टर बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है पर डायरेक्शन बराबर नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? बिल्कुल। तो FC और ये FC दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको यहां जो लिखे हैं ना वो डायरेक्शन के फॉर्मेट में नहीं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, क्योंकि एरो नहीं लगाया गया। तो ये दोनों के बीच देख लीजिए, आप लिखे हैं एयर और वैक्यूम, मीडियम है। तो FC इक्वल टू कितना होगा? C Q1 Q2 डिवाइड R स्क्वायर। और इस C की जगह क्या लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो हुआ FC का वैल्यू। अब फिर आते हैं हम लोग FC डैश की तरफ। जब FC डैश हम लोग निकालने जा रहे हैं ना, तो जरा आप देख लीजिए Q1 और Q2 के बीच कोई अदर मीडियम है, जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये मीडियम का। तो FC डैश कितना हो जाएगा? C डैश Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इस C डैश की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड R स्क्वायर, क्योंकि दोनों का सेपरेशन अभी भी कितना है? R। क्योंकि कंपैरिजन हम लोग करते हैं कुछ कांस्टेंट, कुछ पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हुए। अब FC डैश कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड R स्क्वायर। इसको हम लोग बोल सकते हैं FC। जरा देख लीजिए आप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? FC। तो ये हो गया FC और इनटू 1 बाय क्या है? K। तो ये हो गया K। तो FC डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? FC डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? FC डैश इज इक्वल टू आ गया FC बाय K। तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच कोई अदर मीडियम हो,
एयर और वैक्यूम के अलावा और उसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो याद रखिए वहां पे जो फोर्स एक चार्ज पार्टिकल दूसरे के ऊपर और दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स हमेशा के टाइम्स क्या हो जाएगा, लेस। किसके कंपैरिजन में? जब दो चार्ज पार्टिकल किसके बीच रखा हो, एयर और वैक्यूम के बीच। तो Fc डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, Fc बाय के। तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड कंसेप्ट और उसका हम एप्लीकेशन करके भी दिखाए कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी के है तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स जो है ना वो क्या हो जाता है, Fc बाय के बराबर। तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी से कंसर्न कुछ बात। चलिए अब हम लोग जो समझेंगे ना वो समझेंगे कूलम्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अब हम लोग कूलम्स लॉ के लिमिटेशन को समझेंगे और लिखेंगे भी। तो हम पहले जो है ना कूलम्स लॉ की लिमिटेशन को बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं, फिर उसे हम साइड में समझा देंगे, आप उससे भी नोट कर लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के लिमिटेशन तक ही रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां बात करेंगे कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसके ऊपर। फिर हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सा फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कूलम्स लॉ से कंसर्न कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में 1 से 2 नंबर में आ ही जाता है, तो उससे कंसर्न कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं क्या चीज, तो इसका जवाब है कूलम्स लॉ का लिमिटेशन लिखते हैं और साइड में हम समझाएंगे, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिमिटेशंस लिखवाया गया कूलम्स लॉ का। फर्स्ट लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, मतलब चार्ज जो होना चाहिए ना वो किस कंडीशन में होना चाहिए, रेस्ट के कंडीशन में होना चाहिए। चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट के कंडीशन में। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आ जाइए, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी ए पॉइंट चार्ज। इसको जरा समझिए आप, ये तो हम आगे भी क्लियर करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये आगे भी क्लियर करेंगे कि चार्ज अगर मूविंग हो जाएगा ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। और अगर चार्ज रेस्ट में हो तो कौन सा फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फोर्स मिलेगा, कूलम्ब फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी ए पॉइंट चार्ज। इसको जरा समझिए, चार्ज जो होना चाहिए ना वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरफ, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई चार्ज है Q1, हम बोले थे ना पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे, उस चार्ज को कहीं ना कहीं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो दोनों चार्ज के, ये दोनों चार्ज के जो सेपरेशन होता है ना दोनों चार्ज का, वो दोनों चार्ज के सेपरेशन से बहुत छोटा होना चाहिए। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस चार्ज को हम लोग बोल सकते हैं कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये Q1 है, ये क्या है Q2, ये है Q1 और ये क्या है Q2। अब जरा बताइए कि दोनों के बीच डिस्टेंस है R। अब इसको तुम दूर ले जाओ, ये Q1 ये Q2, अगर डिस्टेंस आप कर दिए डबल तो ये क्या हो जाएगा 2R, ठीक है। अगर डिस्टेंस डबल किए, डबल के डिस्टेंस, तो ये हो गया 2R। अब देखो ये पॉइंट चार्ज है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होना तो दिक्कत कहां आता है, जरा ध्यान दीजिएगा, दिक्कत कहां आता है, तो इसका जवाब है दिक्कत आता है डिस्टेंस लेने में। मतलब ये अगर ये और ये यहाँ पे चार्ज जो है ना वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको दिख रहा होगा चार्ज कौन सा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, हर एक जगह फैला हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटा नहीं है, इसलिए इस चार्ज को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी चार्ज कैसा, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये दोनों अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो दोनों की डिस्टेंस R है, मान ली दोनों की डिस्टेंस कितना है, R। चलो वो जो हम लोग किए थे ना, बढ़ाए थे डिस्टेंस 2R के, तो उसको हम लोग R/2 कर लेते तो ज्यादा समझ में आएगा, R/2 पिछले केस में। तो इस केस में अगर हम लोग R/2 करें तो क्या होगा, जब इसको आप पास लाइएगा ना, जब इसको आप पास लाइएगा तो होगा ये, जब इसे आप पास लाइएगा, अभी बताओ इस चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज कहां होगा, यहाँ इस चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज कहां होगा, यहाँ। अरे सेंटर ऑफ मास से सोचो कि अगर ये कोई बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है बीच में, तो ये चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ, इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ होगा।
तो दोनों के बीच डिस्टेंस r है। अब डिस्टेंस को जो है ना वो हाफ कर दिया, हाफ करोगे तो ये कहाँ आएगा, बोलेंगे यहाँ, ये कहाँ आएगा, बोलेंगे यहाँ। तो ये डिस्टेंस जो है वो हमने हाफ किया, पर डिस्टेंस हाफ नहीं रहता है। हम किए हाफ लेकिन डिस्टेंस हाफ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब तुम पास लाओगे ना तो ये चार्ज इसके ऊपर, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और जैसे फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, मतलब क्राउडिंग यहाँ ज्यादा दिखेगा, यहाँ दिखेगा ही नहीं, यहाँ ज्यादा दिखेगा, यहाँ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब रिपेल किया एक दूसरे को, ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज लें तो यहाँ होगा, अरे मास जिधर ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करता है, जिधर चार्ज ज्यादा है सेंटर ऑफ चार्ज दिया, सेंटर ऑफ चार्ज दिया। अब जरा देखिए आप किए क्या, r/2 कर दिए डिस्टेंस, क्या r/2 डिस्टेंस रहा? r/2 नहीं रहा, r/2 से बढ़ गया। तो r/2 से बढ़ गया तो यहाँ पे कूलम्ब फोर्स जो तुम कैलकुलेशन से निकालोगे वो कुछ और आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो होगा वो कुछ और होगा। इसलिए हम कहीं ना कहीं किस चार्ज के लिए बोलते हैं कि कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल है, तो इसका जवाब है पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेहिचक। हम बोल रहे हैं कि मेरा नंबर है 7903605161। जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है उससे अगर कहीं भी किसी जगह डाउट हो उसको अंडरलाइन करके आप रखिएगा। जब भी क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहां पे उस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरा कोशिश है कि हर एक बात यही समझा दें। अगर कुछ बच जाए तो जरूर आप नंबर है, आप नंबर से पूछ सकते हो, लास्ट में नंबर बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप क्लास में मिलिएगा अंडरलाइन करके सारी बात को रखिएगा, क्वेश्चन भी रखिएगा, वो सब बात आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2। अब आते हैं 3 पे। सेपरेशन शुड नॉट बी वेरी लार्ज। सेपरेशन जो है ना वो किलोमीटर में नहीं होना चाहिए। अगर किलोमीटर में हो जाएगा ना तो ये फोर्स जो है ना वो काम करना बंद कर देता है, ये फोर्स जो है ना अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर देता है। तो ये सेपरेशन जो है, क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो कैसा है हम लोग पहले डिसाइड कर लिए, पॉइंट चार्ज है। तो इसका इफेक्ट जो है वो घटने लगता है, काम करना बंद कर देता है। अब आ जाइए r लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। ये जो साइज है ना वो एटम का साइज है, सॉरी न्यूक्लियस का साइज है। ये किसका साइज है? न्यूक्लियस का साइज है। और 10⁻⁻10 जो होता है ना वो एटम का साइज होता है। तो जरा सोचिए, यहां हम करते हैं एक्सप्लेनेशन, वहां लिखे बट यहां करते हैं, जगह नहीं है वहां, चलो यही कर लेते हैं। ये जरा देखिए, ये है एटम, तो इसके पास न्यूक्लियस यहां होगा। न्यूक्लियस का साइज जो है ना वो कितना है? 10⁻⁻, यानी ये जो साइज है ना, ये रेडियस वो कितना होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर। कितना होना चाहिए? 10⁻⁻15। और इसका जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इसका जो होता है वो 10⁻⁻10। तो होता क्या है इसको जरा समझिए कि अगर मतलब न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 है तो इसके डिस्टेंस से अगर ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस किसके बीच है? दो चार्ज के बीच। अगर इस डिस्टेंस से अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो होता ये है कि कूलम्ब फोर्स के जगह न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा काम करने लगता है। तो कूलम्ब फोर्स का इफेक्ट वहां कहीं ना कहीं निकालने या वहां जो मिलता है हमको वो मतलब वहां निकालने में दिक्कत होता है। इसलिए ये जो r जो होना चाहिए ना वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। क्योंकि अगर कम होगा तो यहाँ पे किसका इफेक्ट दिखने लगेगा? बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स का। तब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा ढंग से। तो ये था लिमिटेशंस किसका? कूलम्ब्स लॉ का। तो लिमिटेशन से कंसर्न कुछ बात था जिसके ऊपर हम बात कर ही लिए। अब आते हैं नोट के ऊपर। नोट जो है ना, नोट नंबर 1 कि फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ये जो फोर्स लगता है हमेशा याद रखिएगा, नोट है वो नोट याद रखिएगा। ये अगर Q1 है, ये अगर Q2 है तो दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट लो। क्या लो? डिस्प्लेसमेंट ज्वाइन कर दिए। अब जब भी फोर्स लगेगा ये इसके ऊपर लगाएगा तो इस तरफ, या अगर ये माइनस में हो तो इस तरफ, अगर ये प्लस हो, या ये जो है इसके ऊपर लगाएगा इस तरफ या इस तरफ। मतलब लाइन ज्वाइनिंग जो हम लोग करेंगे ना उसी के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, ये बात। अब है लास्ट पॉइंट, कूलम्ब फोर्स। मतलब ये नोट है, नोट में लास्ट
कूलम्ब फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। अभी आपको दिखाया कि कूलम्ब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो इस वीडियो को जो है ना हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब कभी भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।